हेलो दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो लोकतंत्र। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में लोकतंत्र होता क्या है, इसका सही अर्थ होता क्या है और भारत में इसका स्वरूप कैसा है और दूसरे देशों में लोकतंत्र कैसे काम करता है। क्योंकि हर देश अपने आप को एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहलवाना पसंद करता है, तो अलग अलग पैरामीटर्स पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो देश वास्तव में डेमोक्रेटिक हैं या नहीं हैं, क्या वहाँ जो डेमोक्रेटिक जो प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो किए जाते हैं या नहीं किए जाते हैं। और साथ ही यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में वो जो डेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स हैं, वो जो प्रक्रियाएं हैं, वो क्या वास्तव में वैसे ही काम करती हैं जैसे उन दूसरे देशों में करती हैं। जो भी सिमिलैरिटीज़, जो भी डिफरेंसेस हैं, उनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि डेमोक्रेसी जो शब्द है वो कहाँ से आया है। डेमोक्रेसी जो शब्द है वो आया है ग्रीक वर्ड डेमोक्राटिया से। डेमोक्राटिया दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस और क्राटिया। डेमोस प्लस क्राटिया। डेमोस का मतलब होता है पीपल, क्राटिया का मतलब होता है रूल, यानी कि पीपल्स रूल, यानी कि जनता का शासन। 300 ईसा पूर्व, लगभग आज से 2300 साल पहले, यूनान में एक व्यक्ति हुआ था, एक दार्शनिक हुए थे, अरिस्टोटल जिनका नाम था, जिनको हम अरस्तु भी कहते हैं। उन्होंने जो राजनीतिक व्यवस्थाएं बताई थी, जिनका विश्लेषण उन्होंने किया था, जिनको क्लासिफाई किया था, 3 तरह की बताई थी कि 3 तरह से कोई भी शासन व्यवस्था चलाई जा सकती है। राजनीतिक व्यवस्थाएं 3 हो सकती हैं। उस समय जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन थे, लगभग 158 कॉन्स्टिट्यूशन, उसका उन्होंने अध्ययन किया था, स्टडी किया था, और ये निष्कर्ष निकाला था कि जो शासन की व्यवस्थाएं हैं, जो राजकीय व्यवस्थाएं हैं, वो 3 तरह से ही चल सकती हैं। कौन कौन सी हैं वो 3 व्यवस्थाएं? पहला है एक व्यक्ति का शासन, दूसरा है कुछ व्यक्तियों का शासन, कुछ व्यक्तियों का शासन, और तीसरा है जिसमें सबकी भागीदारी हो, यानी कि सबका शासन। तो एक व्यक्ति का शासन क्या होता है? मोनार्की, राजतंत्र हमने देखा है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। पुत्र का, राजा का पुत्र राजा बनेगा, राजा का बाप राजा था। तो इस तरह जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है वो एक व्यक्ति का शासन होता है। जब तक सब सही चल रहा होता है, जब तक जनता के हित में राजा कार्य करता है, तो उसको हम राजतंत्र बोलते हैं। लेकिन जब ये एक व्यक्ति अपने मनमाने ढंग से काम करना शुरू कर देता है, अपनी मनमर्जियाँ चलानी शुरू कर देता है, तब इसी को हम अधिनायकवाद, अधिनायक तंत्र या डिक्टेटरशिप बोलते हैं। और दूसरा होता है कुछ व्यक्तियों का शासन। कुछ व्यक्तियों का शासन क्या होता है कि जब शासन की व्यवस्था, राज्य की व्यवस्था देखने के लिए कुछ ही व्यक्ति हों, जिनके पास पूंजी हो सकती है, जो बड़े पदों पर विद्यमान हो, सारा का सारा देश का शासन वही व्यक्ति चलाते हैं, उसको बोलते हैं हम अरिस्टोक्रेसी। तो पहला हो सकता है मोनार्की, और दूसरा होता है अरिस्टोक्रेसी, धनिक तंत्र भी बोलते हैं इसको। तीसरा, जब जनता की भागीदारी राज्य व्यवस्था चलाने में पूरी रहे, तब उसको बोलते हैं हम डेमोक्रेसी। तो मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी, ये 3 तरह के शासन उसने बताया था। डेमोक्रेसी को उसने आगे कहा था कि डेमोक्रेसी 2 तरह से हो सकती है। एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और दूसरी होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? जब सीधे लोग भागीदारी करते हैं शासन व्यवस्था, कानून बनाने में
सीधे तौर पे हिस्सा लेते हैं। जब अरस्तु ने इस क्लासिफिकेशन या इस धारणा का किया था कि 3 तरह के शासन, तब जो क्या था, राज्य छोटे छोटे हुआ करते थे जिनको पोलिश कहा जाता था। लगभग राज्यों की जो संख्या होती थी 5000, 6000, 7000 इतनी रहती थी। तो उन सभी लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। तो वो इकट्ठा होकर के जो भी राज्य के हित में, जनता के हित में निर्णय या उनके खुद के हित में जो निर्णय लिए जा सकते थे वो निर्णय लेते थे। तो उसको बोलते थे डायरेक्ट डेमोक्रेसी। जब लोग सीधे सीधे कानून बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें हिस्सा लें, उसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है कि आज का जो स्वरूप है देशों का, बड़े बड़े देश हैं, हमारे खुद के देश में लगभग 140 करोड़ के आसपास की जनसंख्या है, तो उनको एक जगह इकट्ठा करना लगभग नामुमकिन है, लगभग ही नामुमकिन ही है। तो इकट्ठा नहीं कर सकते। तो क्या प्रक्रिया निकाली गई, क्या फॉर्मूला निकाला गया कि लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव संसद में भेजेंगे, वो रिप्रेजेंटेटिव संसद में या जो विधानसभाएं हैं उनमें इन लोगों की आवाज़ उठाएगा और कानून बनाने में इन लोगों के हितों का भी ध्यान रखेगा। तो इसको हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं। अब डेमोक्रेसी की डेफिनेशन देखते हैं। और डेफिनेशन जब हम किसी भी शब्द की देखते हैं तो उसको डिटेल में उसका जो एनालिसिस है वो करना चाहिए, क्योंकि शब्दों से जब हम चिपक जाते हैं, किसी भी शब्द से चिपक जाते हैं और ये समझ लेते हैं कि हाँ हमने शब्द को समझ लिया तो उसकी अवधारणा को भी हम समझ गए हैं, तो ये चीज़ बड़ी ख़तरनाक हो जाती है। तब हम किसी भी चीज़ को पूरा नहीं समझ सकते हैं। तो एक जो डेफिनेशन हमने डेमोक्रेसी की बचपन से, हम जब स्कूल में पढ़ते हैं तब से हम पढ़ते आ रहे हैं, जो अब्राहम लिंकन की है, डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल by the people or for the people। तो सबसे पहले हम जो इसका जो फर्स्ट फ्रेज है ऑफ द पीपल उसको समझने की कोशिश करेंगे कि इस फ्रेज का मतलब क्या है। कि जनता का शासन, जनता सॉरी इसका मतलब होता है जनता का। जनता का मतलब क्या हुआ है? जनता किसी भी देश में, किसी भी देश की टेरिटरी में रहने वाले, बाउंड्रीज में रहने वाले वो सभी लोग होते हैं जो अलग अलग धर्मों से संबंध रखते हैं, अलग अलग जातियों से संबंध रखते हैं। हमारे देश में ही देख लो कि अलग अलग धर्म है, अलग अलग जातियाँ हैं, कोई गरीब है, कोई अमीर है, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, एक विविधताएं हैं यहाँ पर। तो उन विविधताओं का जो प्रतिनिधित्व होता है संसद में पूरा का पूरा होना चाहिए। कैसे? कि जितने भी लोग, जितने भी समाज भारत में रहते हैं, संसद उनका एक बेस्ट मिरर होना चाहिए कि जितनी जनता है हमारी उतने ही, उसी हिसाब से जो रिप्रेजेंटेशन होता है संसद में वो उनका होना चाहिए। क्या ऐसा भारत में है? हमारे देश में देख लेते हैं कि महिलाओं की जो जनसंख्या है भारत में लगभग 50% के आसपास हम मान सकते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, नीचे ही हो सकता है, लेकिन मान के चलते हैं कि 50% जो जनसंख्या है भारत में महिलाओं की है। लेकिन क्या लोकसभा और राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, क्या वहाँ महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है, जो रिप्रेजेंटेशन है वो 50% है? बिल्कुल भी नहीं है। 1993 में एक अमेंडमेंट किया गया था कि जो पंचायती राज है, कानून में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ये, कि पंचायती राज में 33% रिजर्वेशन महिलाओं का रहेगा। वहीं से एक आइडिया निकल के आया कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में भी इस आरक्षण को लागू किया जाए। 2010 में ये बिल संसद में पेश हुआ था और राज्यसभा से पास हो गया, लेकिन लोकसभा से ये 2 बार लैप्स कर चुका है, 2014 में और 2019 में ये बिल लैप्स हो चुका है। अब तक ये बिल पास नहीं हुआ है। और
इस मामले में जो एक रिपोर्ट आई थी, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन ग्लोबल रैंकिंग ऑफ वीमेन, इसमें इन्होंने एक रिपोर्ट पेश की थी कि महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो भारत में गिर रहा है। 2014 में भारत की रैंकिंग 117वें नंबर पे भारत था और जो गिरकर आज 143वें नंबर पर आ गया है। इस मामले में हमसे पाकिस्तान हमसे आगे है, बांग्लादेश हमसे आगे है, एवं नेपाल भी हमसे आगे है। सिर्फ श्रीलंका को हमने पीछे छोड़ा हुआ है। बाकी ये देश, पाकिस्तान हमसे बेहतर है इस स्थिति में कि उनका जो रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं का वो वहाँ पर ज़्यादा है। भारत में रिप्रेजेंटेशन महिलाओं का कम है। तो इसी तरह माइनॉरिटीज़ भी भारत में अंडर रिप्रेजेंटेड हैं संसद में। तो एक तरह से कहा जाए ऑफ द पीपल की जो ये वाक्यांश है, ये जो अवधारणा है, ये इस मामले पे भारत पूरी तरह से खरा नहीं उतरता है। दूसरा क्या होता है, बाय द पीपल। बाय द पीपल यानी कि लोगों के द्वारा जो प्रतिनिधि है वो सही ढंग से चुना गया है। कौन लोग उसे चुनते हैं, यहाँ है बाय द पीपल का मतलब दो कि भारत में जो वोट डालने का अधिकार है वो 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को है। तो 18 साल से नीचे के जो लोग हैं वो सरकार में हिस्सा नहीं लेते हैं, सरकार को चुनने में बिल्कुल भी उनकी भागीदारी नहीं है। ये तो हुई एक बात। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने एक पूरे के पूरे तबके को, एक पूरे के पूरे समाज को वोट डालने से वंचित किया हुआ था, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था। हम जानते हैं अमेरिका एक बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबसे पुरानी डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन 1789 में अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था। लेकिन वहाँ के जो ब्लैक हैं उनको जो वोट डालने का अधिकार मिला था वो 1965 में जाकर मिला था। राइट टू वोट, जो यूनिवर्सल जो सफ्रेज होता है वो जो उनको वोट डालने का अधिकार 1965 में मिला था। इसी तरह जो सऊदी अरब है वहाँ पर 2015 में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला था। इस मामले में हम कह सकते हैं कि जो सबसे बेहतरीन कंट्री इस समय जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती है, जहाँ 50% से भी ज़्यादा संसद में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है, वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में 1893 में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिल गया था। यहाँ 2015 में मिला था, यहाँ 1893 में मिल चुका था। तो एक तरह से देखा जाए बाय द पीपल कि उन लोगों के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनना। तो अब भारत इनसे बहुत अच्छा है एक तरह से, अमेरिका से और सऊदी अरब जो अरबियन कंट्रीज़ हैं उनसे तो बहुत बेहतर स्थिति में कि हमने जैसे ही हम आज़ाद हुए, हमने अपना संविधान बनाया, उस संविधान में हमने ये प्रावधान किया कि भारत का कोई भी नागरिक जो वयस्क है, जिसकी उम्र उस समय 22 साल थी, बाद में घटा करके 18 साल कर दी गई, कि कोई भी व्यक्ति वोट डाल सकता है, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी रेस का हो, कोई लिंग का हो, कोई किसी क्षेत्र का हो, सबको वोट डालने का अधिकार हमने दे दिया था। फॉर द पीपल का क्या मतलब हुआ कि जो सरकार जनता के लिए काम करे। अब सभी सरकारें जनता के लिए काम करती हैं, लेकिन इसका मतलब है कि जनता के हित में काम करे। जो भी पॉलिसीज़ बनाए, जो भी कानून बनाए, वो सभी के सब जनता के हित में हों। ऐसा ना हो कि कोई कानून ऐसा बना दिया जाए जो जनता के जो मूल अधिकार हैं उनको छीन ले, या जनता का या कुछ ऐसे टैक्स लगा दिए जाए जो जनता के लिए भयंकर तरह से तबाही लेके आ जाए, या उनका जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसको हिला के रखते हैं। तो ऐसे जो पॉलिसीज़ हैं उनसे सरकार को बचना चाहिए, और वही जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं उस जनता की हित में बनाई जानी चाहिए, ताकि ये जो फॉर द पीपल की जो परिभाषा है ये सही रूप से चरितार्थ हो सके। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो
डेमोक्रेसी है उसमें क्या करते हैं कि जो रूलर होता है, डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में रूलर इलेक्टेड होता है बाय द पीपल, रूलर इज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो रूलर क्या होता है, तो रूलर को हम कह सकते हैं, एक रूलर तो वो होता है जो इलेक्टेड होता है, एक तो इलेक्टेड होता है, दूसरा अनइलेक्टेड होता है। अब इनकी सीमाएं होती हैं कुछ, क्या जो व्यक्ति हमने चुन लिया है, सरकार में चुन लिया हमने, क्या वो उसको अधिकार है कि वो कुछ भी कर सकता है? 1999 में परवेज़ मुशर्रफ ने जब पाकिस्तान का तख्ता पलट किया और वहाँ की शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले ली उन्होंने पूरी की पूरी, और उसके बाद उन्होंने रेफरेंडम कराया और रेफरेंडम में कहा कि अब जनता ने उनको 5 साल का समय और दे दिया कि आप 5 साल शासन और कर सकते हैं। हालांकि बाद में जो पाकिस्तान की जो मीडिया रिपोर्ट्स आई या मानवाधिकार की जो रिपोर्ट्स आई, उसमें साफ ये बताया गया कि वो सारा का सारा जो रेफरेंडम था वो झूठा था, वो फ्रॉड था एक तरह से। 2000 में जो रेफरेंडम किया गया उसके बाद उन्होंने एक ऑर्डर निकाला जिसको बोलते हैं लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। ये ऑर्डर उन्होंने निकाला और इस ऑर्डर में उन्होंने एक चीज़ सुनिश्चित की कि जो भी असेंबलीज होंगी, चाहे वो प्रोविंशियल हो या पार्लियामेंट में, जो भी असेंबलीज चुन करके लोग आए होंगे वो कभी भी उनको डिसमिस कर सकता है, कभी भी असेंबलीज को भंग कर सकता है। तो एक तरह से देखा जाए, जो ये लोग चुनकर आते थे, जनता जिनको चुन करके असेंबलीज में भेजा करती थी, उनके पास जो अधिकार थे वो बड़े सीमित थे, उनके पास पावर्स बड़ी कम थी। सारी की सारी पावर परवेज़ मुशर्रफ के हाथ में थी कि चुनकर जो लोग आए उनके पास कुछ शक्तियां नहीं, सारी शक्तियां परवेज़ मुशर्रफ के हाथ में थी, वो जो चाहे कर सकता था। तो एक तरह से कहा जाए कि जो इलेक्टेड मेंबर हैं पाकिस्तान के, एक तरह से वहाँ इलेक्शन तो हो रहा है, लोगों को चुना तो जा रहा है, लेकिन शक्तियाँ उनके हाथ में नहीं है, शक्ति है सारी सारी अनइलेक्टेड व्यक्ति के हाथ में। तो क्या इसे हम डेमोक्रेसी कह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अब भारत में क्या है, हम देख सकते हैं कि हम एमएलएज को चुनते हैं, एमपीज़ को चुनते हैं और उनको विधानसभाओं और हम भेजते हैं, संसद में भेजते हैं, लोकसभा में भेजते हैं, और वही लोग अपने में से ही प्रधानमंत्री को चुन लेते हैं, जो एक तरह से भारत में जिसके पास सारी शक्तियाँ होती हैं। तो हमारे जो प्रमुख है वो चुना हुआ होता है, चाहे वो राज्यसभा से हो चाहे वो लोकसभा से, क्योंकि मनमोहन सिंह राज्यसभा से थे और इस समय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो लोकसभा से चुन करके आए हुए हैं। तो राज्यसभा इनडायरेक्ट वहाँ चुनाव होता है, लेकिन फिर भी उनको चुनते तो जनता के प्रतिनिधि ही हैं। वहाँ कोई भी, भारत में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति तक का भी चुनाव होता है। तो भारत में जितना भी तंत्र है वो चुना जाता है और शक्तियाँ भी उन्हीं के हाथ में होती हैं, अनइलेक्टेड पर्सन के हाथ में शक्तियाँ नहीं होती। तो एक तरह से इलेक्टेड मेंबर के पास पाकिस्तान में शक्तियाँ नहीं हैं। ऐसे ही हमने देखा था अभी 2021 में बर्मा में, म्यांमार में ऑंग सान सू की जो सरकार थी, जो चुनी हुई सरकार थी, वहाँ भी तख्ता पलट कर दिया और वहाँ मिलिट्री शासन लागू है, मिलिट्री शासन है। और दूसरे रूलर जो होता है मोनार्किस्ट होते हैं, एक तरह से जो बताया था अभी कि राजा का बेटा राजा, जैसे सऊदी अरब में है। सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान इस समय वहाँ के किंग हैं, लेकिन अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि 2015 में वहाँ औरतों को वोट डालने का अधिकार दिया था। तो क्या वहाँ वोट डालने का अधिकार है तो क्या वहाँ लोगों को चुना जाता है? एक्चुअली वहाँ की जो
जो चुनाव है वो निचले स्तर पे होता है, जो पंचायती लेवल का जो हमारे यहाँ जैसे चुनाव होता है, म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह के जो चुनाव होते हैं, ऐसे ही वहाँ भी चुनाव होते हैं छोटे लेवल के। बड़े लेवल पे जो वहाँ का राजा होता है वो सभी निर्णय वो ही लेता है, वो अनइलेक्टेड है। तो जब सत्ता अनइलेक्टेड लोगों के पास होती है तो उसको हम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हैं। तो अब लोग चुने भी जा सकते हैं, इलेक्शन भी किया जा सकता है। क्या ऑप्शन आता है? इलेक्शन का ऑप्शन आता है कि हम लोगों को चुने और जो सबसे बड़ा पद है वहाँ अपने चुने हुए प्रतिनिधि को भेजे, जिसके पास सारी शक्तियाँ नहीं है, तो जो पॉलिसी मेकिंग में खास भूमिका निभाए, डिसीजन ले सके, अच्छे जनता के हित में डिसीजन ले सके। तो इसलिए हम इलेक्शन कराते हैं। इलेक्शन क्या करता है? इलेक्शन चॉइस प्रोवाइड कराता है। आपके सामने कुछ व्यक्तियाँ, आप उनको चुनते हो, उनको चुन करके आप संसद में, असेंबलीज में भेजते हो। तो इलेक्शन को भी हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इलेक्शन में चुने हुए व्यक्ति सचमुच में डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं। ये देख लेते हैं कि इलेक्शन कैसे होने चाहिए। इलेक्शन होने चाहिए फ्री एंड फेयर, स्वतंत्र होने चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। हम चाइना का एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ कि चाइना में रेगुलर बेसिस पे इलेक्शन होते हैं। वहाँ हर 5 साल या 6 साल 5 साल बाद की इलेक्शन होते हैं। और इलेक्शन कैसे होते हैं? वहाँ 3000 लोग चुन करके आते हैं, अलग अलग क्षेत्र से लोग चुन करके आते हैं। उन्हीं में से कुछ जो मिलिट्री है वो भी कुछ लोगों को चुन करके भेजती है। लेकिन जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है वहाँ, उसको वहाँ जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है, वहाँ एक ही पार्टी है, उससे अप्रूवल लेना पड़ता है इलेक्शन लड़ने से पहले। और अप्रूवल लेने के बाद वो इलेक्शन लड़ता है। लेकिन लोगों के पास वहाँ कोई चॉइस नहीं होती, उसी व्यक्ति को लोगों को चुनना पड़ता है। रशिया में क्या था पहले कि रशिया में पहले लोगों को चॉइस होती थी कि व्यक्ति एक ही होता था। वहाँ भी रशिया में भी एक ही व्यक्ति था, क्योंकि वहाँ की जो सरकार थी वो भी कम्युनिस्ट सरकार थी। और जहाँ जहाँ कम्युनिस्ट सरकारें होती हैं वहाँ लगभग एक दलीय व्यवस्था ही होती है, वहाँ एक ही दल होता है और उसी दल को आपने चुनना ही होता है, आपके पास कोई ऑप्शन और होता ही नहीं है। तो रशिया में क्या था, जो व्यक्ति चुनाव लड़ता था उसको आप रिजेक्ट भी कर सकते थे और एक्सेप्ट भी कर सकते थे। लेकिन बाद में ये जो टर्म थी ये भी हटा दी, शर्त भी हटा दी कि आपको रिजेक्ट तो करना ही नहीं, आपको उसको ही चुनना है। तो लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, चाइना में भी लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो चाइना में जो 3000 लोग चुन करके वहाँ की संसद में जाते हैं वो प्रेसिडेंट को चुनते हैं, वो कम्युनिस्ट पार्टी का होता है। तो एक तरफ तो चाइना है जहाँ इलेक्शन तो होते हैं लेकिन चॉइस लोगों के पास क्या है, लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है। जबकि इलेक्शन क्या करता है, चॉइस प्रोवाइड करता है, चुनाव देता है कि आप किसी व्यक्ति को चुन सकते हैं। लेकिन वहाँ एक ही पार्टी है, उसी पार्टी का कैंडिडेट होगा, उसको ही आपको चुन करके संसद में वहाँ की भेजना पड़ेगा। अब दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं मैक्सिको का। मैक्सिको में एक पार्टी है PRI, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। 1930 में ये पार्टी मैक्सिको आज़ाद हुआ और लगभग 2000 तक, सन 2000 तक इस पार्टी ने मैक्सिको में शासन किया। वहाँ भी रेगुलर बेसिस पे चुनाव होते थे, वहाँ भी जो अपोजिशन था वो चुनाव का हिस्सा होता था, लोगों के पास चुनने का अधिकार होता था। लेकिन क्या करती थी जो ये PRI जो पार्टी थी, ये लोगों को फोर्स किया करती, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते थे उनको ये फोर्स किया करती थी कि उनकी पार्टी को वोट दिया जाए। जो स्कूल में बच्चे पढ़ते थे उनके पेरेंट्स को फोर्स किया जाता था कि आपने PRI पार्टी को ही वोट डालना है। अपोजिशन की रैलीज नहीं होने देते थे, अपोजिशन के जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया करते थे। तो एक तरह से, और जो इलेक्शन होता था, इलेक्शन में भी पूरी रिगिंग किया करते थे।
अपने मनमाने ढंग से जहां लगता था कि वोट उनके पक्ष में वहां वोटिंग करा दी जाती थी, और जहां लगता था कि वोट उनके फेवर में नहीं पड़ेगा वहाँ वो इलेक्शन को ठीक ढंग से नहीं कराते थे। वहाँ दंगे या झगड़े करा करके वहाँ से जो बूथ था उसको बूथ कैप्चरिंग वगैरह कर लिया करते। तो एक तरह से यहाँ मैक्सिको में जो इलेक्शन था, यहाँ लोगों के पास चॉइस तो थी, क्योंकि अपोजिशन इलेक्शन में भागीदारी करता था, चॉइस तो थी उनके पास, लेकिन प्रैक्टिस में नहीं थी, सही में नहीं थी उनके पास चॉइस, क्योंकि वो जिस कैंडिडेट को वोट देना चाहते थे उसको वोट वो दे नहीं पाते थे, क्योंकि गवर्नमेंट फोर्स किया करती थी उनको वोट डालने के लिए अपने हक में। तो एक तरह से चाइना में देखा जाए इलेक्शन होते हैं, चॉइस होती है उनके पास, लेकिन चॉइस नहीं होती है, लेकिन मैक्सिको में चॉइस होती है, लेकिन तब भी वो अपने मन चाहे कैंडिडेट को चुन नहीं पाते हैं। इलेक्शन का मतलब ही यही होता है कि जो सत्ताधारी पार्टी है अगर इलेक्शन सही ढंग से है तो उसको भी हराया जा सके, उसको भी सत्ता से बेदखल किया जा सके, उसको सत्ता से हटाया जा सके। इलेक्शंस का मतलब यही होता है। तो हमने देखा कि कुछ देश होते हैं जहाँ जैसे चाइना जैसे चॉइस नहीं है लोगों के पास, और जहाँ चॉइस होती है वहाँ किस तरह के कांड करके लोगों को वोट डालने से वंचित किया जाता है दूसरी पार्टी को। क्या भारत में ऐसा दिखता है? भारत में हम इतिहास देखें थोड़ा बहुत, तो पहले बूथ कैप्चरिंग यहाँ भी होती थी, अब भी यहाँ ईवीएम पे लोग दावे करते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ है, जब वो हार जाते थे ईवीएम को दोष देते हैं, जीत जाते हैं तो ठीक है ईवीएम। तो इस तरह की जो भारत में, हालांकि इससे बेटर सिचुएशन है, यहाँ तो कोई कैंडिडेट किसी पार्टी से ना भी हो तब भी वो इलेक्शन लड़ सकता है। हज़ारों पार्टी हैं हमारे देश में, चाइना की तरह एक पार्टी नहीं है, और मैक्सिको की तरह यहाँ अब इतना बुरा हाल नहीं है कि इलेक्शन में बूथ कैप्चरिंग वगैरह यहाँ होती थी पहले, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता। अब लगभग एक सही राह पर हम चल रहे हैं इलेक्शन के मामले में, कि यहाँ इलेक्शन सही ढंग से कंप्लीट हो जाते हैं। तो भारत की स्थिति एक तरह से कही जाए इन दोनों देशों से बहुत बेहतर है। अब हमने इलेक्शन कर लिया है, चुनाव जीत लिया है, सरकार बना चुके हैं, अब क्या? व्हाट आफ्टर इलेक्शन? इलेक्शन के बाद क्या हो सकता है? क्वेश्चन ये है कि एक सत्ता बहुमत से, एक पार्टी बहुमत से सरकार बना लेती है आकर के, लेकिन सरकार बनाने के बाद उसका जो रवैया है वो बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक हो सकता है। कि डेमोक्रेसी का जो प्रोसीजर है उसने वो फॉलो किया, डेमोक्रेटिक प्रोसीजर फॉलो करके वो सत्ता में आई है, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो पूरी तरह से अनडेमोक्रेटिक हो गई है। इसके एग्जांपल अगर हम देखें तो जिम्बाब्वे में एक पार्टी है जिसका नाम है ज़ानू पीएफ, जिसका मतलब था जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन पैट्रियोटिक फ्रंट, ये इस पार्टी का नाम है। इसके एक प्रेसिडेंट है इस पार्टी के, जिनका नाम है मुगाम्बे, ठीक है, मुगाम्बे। 1980s में जिम्बाब्वे आज़ाद हुआ, 1980 में जिम्बाब्वे हुआ फ्री। उसके बाद 1987 से मुगाम्बे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर रहे, लेकिन 1987 के बाद उन्होंने खुद को कर लिया, संविधान में कुछ परिवर्तन करा के खुद को वहाँ का प्रेसिडेंट घोषित करवा दिया, और 2017 तक वो जिम्बाब्वे की प्रेसिडेंट रहे। वहाँ क्या करते हैं, वहाँ भी जो ये मुगाम्बे थे उन्होंने अपोजिशन को क्रश करना शुरू कर दिया, मीडिया को खरीद लिया, रेडियो, टीवी, प्रिंट मीडिया सब कुछ मुगाम्बे की हक की बात करता था, अपोजिशन को गालियां देता था, अपोजिशन को ब्लेम करता था। तो एक तरह से अपोजिशन की जो बात थी उसको वो कहने
नहीं देता था कि इलेक्शंस के बाद अगर जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो नॉर्मल नहीं होती हैं तो क्या हम उसको कह सकते हैं कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अब मुगाबे ने क्या किया, पूरे के पूरे जो अपोजिशंस है, जो भी सरकार के खिलाफ बोलते थे, जो पत्रकार होते थे, वो अगर सरकार से सवाल करते थे, क्वेश्चन करते थे, उनकी नीतियों पे सवाल करते थे, तो उनको उठा करके जेल में डाल दिया जाता था। उनके ऊपर केस लगा करके, देशद्रोह के केस, ट्रीज़न के केस, इस तरह के जो केस लगाकर उनको जेल में डाल दिया जाता था। अखबार बंद कर दिए जाते थे जो सरकार के खिलाफ लिखते थे। तो एक तरह से प्रोपेगेंडा का यूज़ करके 2017 तक मुगाबे सत्ता का सुख भोगता रहा और अपोजिशन को क्रश करता रहा। ये चुन करके आया था। इलेक्शन होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो होनी चाहिए वो यहाँ नहीं होती हैं। लोगों के अधिकारों को छीन लिया जाता है। तो जब इन चीज़ों का, लोगों के अधिकारों को छीन लिया जाता है, अपोजिशन को स्पेस नहीं मिलता अपनी बात कहने को, मीडिया स्वतंत्र नहीं है, जुडिशरी पर प्रतिबंध लगे हुए हैं और जो स्वतंत्र संस्थाएं डेमोक्रेसी को मजबूत करती हैं, जब ये सभी की सभी संस्थाएं सरकार के एक तरह से गुलाम बन जाएं, सरकार का कंट्रोल इनके ऊपर पूरी तरह से हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि इस तरह का जो शासन व्यवस्था है वो डेमोक्रेटिक तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या भारत में ऐसा होता है? भारत की जुडिशरी एक तरह से देखा जाए बहुत स्वतंत्र जुडिशरी है, और कुछ केसेस को अगर छोड़ दें, 1975 के जो केसेस हुए थे उनको छोड़ दें, तो हमारी जुडिशरी बहुत शानदार काम कर रही है। और मीडिया का जो इस समय जो हमारा मीडिया है उस पे हम सवाल उठा सकते हैं कि वो जो मीडिया है एक तरह से अपोजिशन को ही ब्लेम करता है। अगर हम मीडिया को देखें तो आज का मीडिया भी वैसा ही है जैसा मुगाबे के समय, या हमने थोड़ी देर पहले जो मैक्सिको का जो PRI पार्टी के ने जो मीडिया के साथ किया था, वही काम आज का मीडिया भारत में भी कर रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि भारत के लोगों में इतनी मैच्योरिटी है, अब वो उनकी जो लोकतांत्रिक वैल्यूज़ हैं वो इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि बहुत दिन तक या बहुत समय तक मीडिया उनको बरगला कर नहीं रख सकता। तो एक तरह से हमने देखा है कि डेमोक्रेसी क्या है, एक ऐसा शासन व्यवस्था है जहां लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। तो क्या डेमोक्रेसी एक शानदार व्यवस्था है? और अगर शानदार व्यवस्था है तो भारत में डेमोक्रेसी का स्वरूप कैसा है? अब हम देखेंगे कि जो भारत में डेमोक्रेसी है वो किस लेवल पे। हम डेमोक्रेसी को 3 लेवल पे देख सकते हैं। फर्स्ट है प्रोसीजरल डेमोक्रेसी। प्रोसीजरल डेमोक्रेसी, प्रोसीजरल डेमोक्रेसी होती है कि डेमोक्रेसी काम कैसे करती है। जब लोग इसी बातों पे उलझे रहे कि इलेक्शन कैसे होंगे, कौन इलेक्शन लड़ रहा है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, कहीं कोई घोटाला तो नहीं हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को रजिस्टर कैसे किया जाता है, EVM खराब है, EVM सही है। जब लोग इसी लेवल पर बात करते रहे तो वो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी होती है। ये सबसे निचला स्तर है डेमोक्रेसी का। प्रोसीजरल डेमोक्रेसी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है, लेकिन ये आखिर नहीं है, अल्टीमेट नहीं है। इससे ऊपर डेमोक्रेसी के 2 लेवल और होते हैं। तो एक तरह से देखा जाए भारत के जो अभी एक समाज के तौर पे, एक सोसाइटी के तौर पे अभी हम प्रोसीजरल डेमोक्रेसी का ही हिस्सा हैं। अभी भी हम चुनाव होने को ही डेमोक्रेसी मान लेते हैं, क्योंकि भारत में हर वर्ष चुनाव होते हैं, किसी न किसी स्टेट में चुनाव चल ही रहे होते हैं। और चुनाव का हमने देखा है कि चुनाव होना कोई डेमोक्रेसी का ज़रूरी नहीं है कि जहाँ चुनाव होते हैं वो डेमोक्रेटिक कंट्री हो ही। तो अभी हम एक सोसाइटी के तौर पे अभी हम प्रोसीजरल डेमोक्रेसी के ही लेवल पर खड़े हैं। कुछ व्यक्ति होते हैं जो समाज से आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, वो व्यक्तिगत मामला हो जाता है कि व्यक्ति के लेवल पे व्यक्ति तीसरे पायदान पे भी खड़ा हो सकता है। लेकिन अगर हम एज ए होल पूरी सोसाइटी की बात करें तो हम अभी वी आर स्टैंडिंग एट द फर्स्ट रैंक ऑफ द लैडर ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज प्रोसीजरल डेमोक्रेसी। सेकंड है
डिस्कोर्स ओरिएंटेड डेमोक्रेसी। डिस्कोर्स ओरिएंटेड। डिस्कोर्स ओरिएंटेड डेमोक्रेसी क्या होती है कि जब लोग सिर्फ इलेक्शन की बात ना करे, वो वोट डाल के घर आ जाए और अपनी जिम्मेदारी को सोच ले कि बस खत्म हो गई। जब इस चीज़ को ना करके वो ये भी देखे कि जिस सरकार को हमने चुना है वो किस तरह की नीतियाँ बनाती है, वो किस तरह के कानून बनाती है, और अगर वो कानून बनाती है, अगर उनको लगता है कि हमारे फेवर में नहीं है तो उस कानून का वो विरोध भी करते हैं। ये होती है डिस्कोर्स ओरिएंटेड डेमोक्रेसी। इसमें डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करती है सरकारों को कि आप जनता एक सामूहिक तौर पर संगठित होकर के अलग अलग तरीकों से सरकार पर दबाव डालती है कि आप उनके हित में कानून बनाएं। इसको बोलते हैं डिस्कोर्स ओरिएंटेड डेमोक्रेसी। कि ऐसा नहीं है कि लोग वोट डाल के आ गए और बात खत्म हो गई, बस हाँ यही फ़र्ज है हमारा, पॉलिटिकल पार्टी से हमारा रिश्ता यही है कि 5 साल में एक बार चुनाव आते हैं, हम वोट डाल के घर आ जाते हैं और समझ लेते हैं कि हमने एज ए डेमोक्रेटिक सिटीज़न अपनी ड्यूटी पूरी कर ली है। नहीं, वो ड्यूटी पूरी नहीं है, आप उसका सिर्फ एक हिस्सा पूरा करके आए। अभी डिस्कोर्स ओरिएंटेड कि आप लोगों से चर्चा करें कि कोई कानून कैसे बनना चाहिए, कैसे उसका स्वरूप होना चाहिए, जनता के हित में होना चाहिए, टैक्स कैसे लग रहा है, टैक्स पे चर्चा हो, सब लोग आपस में बैठ के बात करें कि जो कानून है वो हमारे हित में नहीं है या हमारे हित में है, उसके प्रोज एंड कॉन्स, उन सब पे जब विचार होता है और इन विचारों को संगठित होकर जब वो अपने जो प्रतिनिधि है, जो उनका रिप्रेजेंटेटिव है असेंबलीज में, जैसे संसद में, उनके सामने रखे, तो उसको हम बोलते हैं डिस्कोर्स ओरिएंटेड डेमोक्रेसी। तो ये दूसरा लेवल है, द सेकंड रंग ऑफ द लैडर ऑफ डेमोक्रेसी, दूसरा पायदान है ये डेमोक्रेसी का। और तीसरा और लास्ट जो स्वरूप है इसका वो होता है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी मतलब कि हमने प्रोसीजरल में जाकर के वोट डाल दिए, सरकार चुन लिया, सरकार बन गई है, हमने डिस्कोर्स के तौर पर, बातचीत के तौर पर हमने सरकार को प्रभावित किया, सरकार को विवश किया है कि वो वैसे कानून बनाए जो हमारे हित में हों। अब पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी क्या है कि उन कानूनों को हमने लागू कराना है। लागू कौन करता है? संसद तो कानून पास कर देती है, लेकिन जो कानून को लागू ज़मीन पर कराती है वो होती है ब्यूरोक्रेसी। जो आईएएस अधिकारी होते हैं ये ज़मीन पर उन कानूनों को कैसे लागू करवाते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि एक ही कानून एक राज्य में किसी तरह से काम करता है, दूसरे राज्य में वो किसी और तरीके से काम करता है। तो ये जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है ये इसका तीसरा पायदान है कि जब सरकार कोई ऐसे कानून बना दे जो जनता के हित में नहीं है, तो जनता इकट्ठा होकर के, संगठित होकर के उन कानूनों को सरकार को वापस लेने पे मजबूर कर दे। जैसा हमने देखा था अभी थोड़े दिन पहले कि 2019-20 में जो 2020-21 में जो काले कानून जिनको बताया गया था, जो कृषि कानून थे, 3 काले कानून, जनता ने आंदोलन किया, 1.5-2 साल के करीब वो आंदोलन चला और आखिरकार जनता के सामने सरकार झुकी और वो कानून वापस लिए गए। तो ये होता है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कि सरकार को भय बना रहे कि अगर वो जनता के हित में काम नहीं करेगी तो जनता उसको रिप्लेस कर देगी किसी और पार्टी से। तो ये डर जो जनता का डर जो सरकार के मन में है वो सरकार की पॉलिसीज़ को प्रभावित करता है। तो एक तरह से हमने डेमोक्रेसीज़ के अलग अलग जो इसके स्वरूप है, अलग अलग देश में किस तरह काम करता है वो देख लिया है। अब हम अगर कंक्लूज़न पे पहुँचे, कंक्लूड करें अपनी बात को, तो कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में बहुत से फ्लॉज हैं, बहुत से कमियां हैं डेमोक्रेसी में। भ्रष्टाचार है, इसमें अस्थिरता है, क्योस है, रेड टेपिज्म है, लाल फीताशाही, ब्यूरोक्रेसी का मनमाना ढंग है। ठीक है, बहुत सी अलग अलग बुराइयां डेमोक्रेसीज़ में हैं।
लेकिन उसके बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी अब तक की जो जितने भी तंत्र हैं जिनसे राजनीतिक व्यवस्थाएं चलाई जा सकती है, उनमें डेमोक्रेसी सबसे बेहतरीन है। अभी तक जितने भी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उनमें डेमोक्रेसी सबसे बेहतरीन है। इन विसंगतियों की, इन बुराइयों के बावजूद भी गरीबी अभी मिटी नहीं है, लेकिन गरीबी का कारण डेमोक्रेसी नहीं है। गरीबी डेमोक्रेसी के होते हुए है, लेकिन डेमोक्रेसी से गरीबी को हटाया जा सकता है। ठीक है, तो एक न्यूयॉर्क के गवर्नर थे एल स्मिथ, उन्होंने कहा था कि ऑल इल्स ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी क्योर्ड बाय मोर डेमोक्रेसी, कि जितनी भी बीमारियां डेमोक्रेसी में हैं उनको और ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेटिक होकर ही ख़त्म किया जा सकता है। डेमोक्रेसी की बीमारियों को आप किसी और तंत्र के साथ, तानाशाही के साथ ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में आज हमने डेमोक्रेसी के अलग अलग स्वरूप को समझा, जाना, और आपने अपना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।